नमस्कार सभी को। अभी तक हमने पढ़ा था विद्युत फोक्सन और चुंबकीय फोक्सन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछली कक्षाओं में ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोक्सिंग और मैग्नेटिक फोक्सिंग। अब हम जो है मैग्नेटिक फोक्सिंग जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसी का एक अनुप्रयोग है जिसको हम जो है साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, एक युक्ति है। ठीक है, एक ऐसा मशीन का अरेंजमेंट है। ठीक है, जो कि क्या काम करता है देखना इधर। ये बेस्ड है मैग्नेटिक फोक्सिंग के ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कणों को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब देखना इधर। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये 12th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा तुमने। ठीक है, तो यह एक युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो कि धनावेशित कणों को त्वरित करके उन्हें ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन जो है यह एक धनावेशित कणों को, ये जो धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है, इन कणों को ये त्वरित करता है और त्वरित करके उन्हें ऊर्जा प्रदान करने की एक प्रमुख युक्ति होती है। ठीक है, त्वरित करने का मतलब है उनकी गति को बढ़ाना। ठीक है, उसमें त्वरण उत्पन्न करना। और इस उपकरण की सहायता से जो आवेशित कण होते हैं उन्हें बहुत ही तीव्र वेग तक, बहुत ही उच्च वेग से जो है त्वरित किया जा सकता है, मतलब गति करवाई जाती है। और जब वेग उच्च हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा भी उच्च हो जाती है और लास्ट में उसे किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो है फोकस किया जाता है या फिर उसकी बम्बार्डिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने ये जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, स्वर्ण पन्नी के ऊपर। तो वो अल्फा पार्टिकल क्या थे, वो धनावेशित कण थे। उसे किसी एक्सलेटर, त्वरक, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरक, ठीक है, एक्सलेटर की सहायता से त्वरित करवाते हैं, मतलब उच्च वेग से उसे उन्हें गति करवाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन भी क्या है, एक त्वरक है। क्या है, ये एक त्वरक है, लेकिन ये चक्रीय त्वरक है। मतलब इसमें जो आवेशित कण है उनको वृत्ताकार गति करवाई जाती है और त्वरित किया जाता है, इसलिए इसको हम साइक्लिक एक्सलेटर कहते हैं। ठीक है, कुछ लीनियर एक्सलेटर भी होते हैं जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को एक्सलेट करवाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखना, तो साइक्लोट्रॉन जो है धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने की एक युक्ति है। प्रिंसिपल क्या है इसका समझना, किस सिद्धांत पे यह काम करती है। साइक्लोट्रॉन के जो अरेंजमेंट है उसमें विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र, मतलब जो कि परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जिसकी पोलरिटी जो है वो बदलती रहती है, प्लस माइनस, इस प्रकार से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ रखा है तुमने। तो विद्युत क्षेत्र हम जो लगा रहे हैं वो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं हम। ठीक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है और विद्युत क्षेत्र दोनों के प्रभाव में हम आवेशित कणों को जो है त्वरित करवाते हैं। और आवेशित जो कण है वो यहाँ पे धन आवेशित होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं और ना ही न्यूट्रल चार्ज होते हैं। सिर्फ धन आवेशित पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम इस साइक्लोट्रॉन नाम की युक्ति के द्वारा त्वरित करवा सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशों को त्वरित किया जाता है। अब इसकी बनावट देखना, क्या होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर, इसकी बनावट जो होती है वो क्या होती है। तो इसके अंदर एक खोखला पूरा गोला होता है। ठीक है, उस खोखले गोले के अंदर के दो पार्ट होते हैं, एक इसको हमने बोल रखा है D1 और दूसरे पार्ट को D2 बोल रखा है, और बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, मतलब ये एक पूरा खोखला गोला होता है और उसके बीच में से इसको काट दिया जाता है और दो अलग अलग डी शेप में, ठीक है, ये देखो ये भी डी शेप में है और ये भी डी शेप में है। डी शेप में दो अर्ध जो है खोखले गोले होते हैं। ठीक है, ये खोखले गोले होते हैं और बीच में गैप होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। ठीक है, इस पूरा गोला है, खोखला गोला है। ठीक है,
और दो भागों में बटा हुआ है, एक अर्धगोला D1 है और दूसरा D2 है। जो भी आवेशित कण होगा वो त्वरित होगा, गति कहाँ करेगा, इसके अंदर गति करेगा, ठीक है। उसके बाद देखना, इस दो खोखले गोले D1 और D2 के सिरों के ऊपर यहाँ पे हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जोड़ रखा है, उच्च आवृत्ति का दोलित्र है, ठीक है, जो कि यहाँ पे D1 और D2 के बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता पोटेंशियल विभवांतर आरोपित करेगा, ठीक है, जिससे एक प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस टाइप का, प्लस और माइनस, ठीक है, जिसकी पोलरिटी चेंज होगी अर्धचक्र के दौरान, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तो लगा दिया यहाँ पे हमने, ये क्या हो गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ रहता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगाते हैं, एक नॉर्थ पोल लेते हैं, दूसरा साउथ पोल लेते हैं, और बीच में ये पूरा D1 और D2 का जो अरेंजमेंट है वो बीच में रख देते हैं, और उसके दोनों साइड हम दो बड़े बड़े मैग्नेट रख देते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और बीच में ये पूरा अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ पे हमने मैग्नेट नहीं बनाए हैं, लेकिन मैग्नेट कुछ इस प्रकार से है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किधर निकल रहा है, लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब नॉर्थ पोल उस साइड है और साउथ पोल इधर है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल और बीच में ये पूरा अरेंजमेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर है, और लंबवत बाहर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट, ये बहुत सारे डॉट जो है वो बना दिए हैं, ठीक है, जो कि किसको बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। और विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लगा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सहायता से। अब देखना, ये तो इसकी बनावट हो गई, ठीक है। D1 और D2 डी आकार के खोखले अर्धगोलाकार आकृति के खोखले गोले हैं, और D2 का ये जो गोला है इसमें यहाँ पे हमने एक जो है थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ एक खिड़की नुमा आकृति होती है, यहाँ पे ये खिड़की नुमा आकृति होती है, ठीक है, जहां से त्वरित होने वाला आवेशित कण बाहर निकलेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और दोनों D1 और D2 के बीच में कुछ गैप रखा जाता है, ठीक है। उस गैप के बीचों बीच में एक स्रोत रखा हुआ है। स्रोत किसका है, वो धन आवेशित कणों का स्रोत है। यदि प्रोटॉन को हम एसलेट करवा रहे हैं तो प्रोटॉन को उत्पन्न करने वाला एक स्रोत होगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन का है स्रोत, तो ड्यूट्रॉन का स्रोत हो जाएगा ये। तो ये धनावेशित कणों का स्रोत होता है जहां से ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कैसे गति करेंगे वो जो है तय कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तय करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बनावट हो गई। अब देखना क्या काम आता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। एक बार ये समझ लेना कि साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कर रही है, उनको उच्च वेगों तक गति करवा रही है, फिर उनका उपयोग कहाँ करते हैं, उन आवेशित कणों का। तो ये जो जैसे मान लो प्रोटॉन को हम एसिलेट करवा रहे हैं, प्रोटॉन को एसिलेट करवाया बहुत तेज गति से और उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे हम रिसर्च के फील्ड में एक तो इसका उपयोग करते हैं जहां पर हमें किसी मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी और एनर्जी से जो बाहर निकल रहे हैं उनको उस मटेरियल के ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर हम बम्बार्डिंग करवा देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है आघात करवाते हैं, बम्बार्डिंग करवा देते हैं, तो उस पदार्थ के जो है अंदर तक ये चार्ज पार्टिकल चले जाते हैं और उस पदार्थ के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये रिसर्च के फील्ड में हो गया। दूसरा, मेडिकल लाइन के अंदर जो थेरेपी करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन थेरेपी होती है कैंसर के ट्यूमर के इलाज के लिए, जिसके अंदर प्रोटॉन के बीम को उस ट्यूमर के ऊपर बम्बार्डिंग करवाई जाती है और उस ट्यूमर को जो है वहां से हटाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, ठीक है। अब देखना ये काम कैसे करता है, अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल एसिलेट होता है। अब देखना इधर, ये रहा स्रोत, यहाँ पे धनावेशित कण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब समझना इसको, जैसे ही स्रोत से धनावेशित कण बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे ही बाहर निकल रही है उस समय क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने
उच्च आवृत्ति का ऑसिलेटर जोड़ रखा है, विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, तो उस समय क्या होगा, एक साइड तो ये पॉजिटिव होगा और दूसरी साइड वाला जो डी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे पहले ये जो है D1 है वो क्या है, पॉजिटिव है, और D2 क्या है, नेगेटिव। अब देखना इधर, D2 जो है वो क्या है, ऋण विभव के ऊपर है, नेगेटिव पोटेंशियल है उसके ऊपर। और चार्ज पार्टिकल कौन सा है, धन आवेशित कणों को ही त्वरित करने के काम आता है ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव आयन है, आवेश इसके ऊपर धन आवेश है, ये जो डी है उसके ऊपर अभी विभव यानी कि आवेश कौन सा है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो इस D2 के अंदर इंटर कर जाएंगे, D2 के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो ये D2 के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से ये D2 के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या होगा वो समझना। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल D2 में प्रवेश करें, क्यों करें, आकर्षण के कारण, ठीक है। अब देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, कुछ इस प्रकार से है, वेग कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ है, ठीक है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित धन आवेशित कण जो है वो गति कर रहे हैं, तो उस समय इन धनावेशित कणों के ऊपर चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। तो चुंबकीय बल कार्य करेगा, इसलिए जो है इस कण का, धनावेशित कणों का जो पथ होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, F = Q V क्रॉस क्या होता है, B होता है, ठीक है। तो V क्रॉस B के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखो V किधर है, इस तरफ, क्रॉस B किधर है, बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए धनावेशित जो कण है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक है। अब वापस वही, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो देखो अब V क्रॉस B, तो बल किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो ये वापस इधर घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने एक अर्धवृत्त कंप्लीट कर लिया, एक अर्धवृत्ताकार पथ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब ये बाहर आ गया यहाँ पे, ये देखो, तो पहले तो नेगेटिव के कारण इधर गया, फिर V क्रॉस B के कारण बल नीचे लग रहा था, ये नीचे गया, फिर अब नीचे जा रहा है, तो V क्रॉस B से बल इस साइड लग रहा है, तो वापस ये बाहर निकल गया, यहाँ पे इसने अर्धवृत्त कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो वापस ये पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आ गया, ठीक है, एक पार्टिकल लेके चल रहे हैं हम। अब क्या होगा, अब वापस इधर इस साइड क्या है, इस साइड D1 है, और अब प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। तो पहले ये पॉजिटिव था, ये क्या था, नेगेटिव। जैसे ही एक चक्र, ये अर्ध चक्र पूरा होता है, ठीक है, ये अर्ध चक्र जो है, ये अर्ध चक्र जैसे ही पूरा होता है, इस की पोलरिटी जो है क्षेत्र की वो बदल जाती है। अब ये वाला जो डी है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो अब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो धन आयन जो अब बाहर निकला है इस डी से, वो इसकी तरफ त्वरित होगा, इसकी तरफ त्वरित होगा, तो ये दौड़ता हुआ इधर आ जाएगा, इस D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही D1 के अंदर प्रवेश करेगा, आप देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, B वेक्टर बाहर की तरफ। अब बल किधर लगेगा, वापस उस तरफ लगेगा, तो ये वापस इस प्रकार से ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसने एक चक्र पूरा कर लिया, देखो ये अंदर गया और वापस बाहर निकल के वापस बाहर यहाँ पे आ गया। तो एक राउंड जो है इसका कंप्लीट हो गया, एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जो है वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है। अब क्या होगा, अब वापस वही चीज चलती रहेगी, ठीक है। वापस पोलरिटी चेंज होगी, D1 D2 की, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव के कारण ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा, ठीक है। वापस पोलरिटी चेंज होगी, तो वापस ये इस तरफ आ जाएगा, और इस प्रकार ये वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता हुआ लगातार जो है ऐसे वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता हुआ लास्ट में देखो यहां से होता हुआ यहाँ पे अब कोई
जगह बची नहीं है, तो इस डिफ्लेक्टर प्लेट है, एक खिड़की नुमा यहाँ पे जो है बना रखा है, वहां से ये बाहर निकल जाता है और जहां भी इसका उपयोग करना होता है वहां पे इसको जो है पार्टिकल्स को, इस बीम को जो है वो बम्बार्डिंग करवा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से काम करता है, मतलब एसिलेटर इस प्रकार से आवेशित कणों को ये त्वरित करता है। ठीक है, अब देखना, अब इसके अंदर देखना, जैसे ये एक अर्ध चक्र पूरा करता है, ठीक है, उसका वेग बढ़ जाता है, फिर ये अर्धवृत्त पूरा करता है, फिर एक बार इसका वेग बढ़ जाता है, फिर दूसरा चक्र पूरा करता है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ऐसे लगातार जैसे जैसे वो वृत्त, ये जो वृत्त है चक्र पूरे करता जाएगा, वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा। अब त्वरित का मतलब यही है, उसका वेग क्या होता है, लगातार प्रत्येक चक्र के बाद उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। अब वो वेग कैसे बढ़ता है उसको समझना। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पे हमने उच्च आवृत्ति दोलित्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे रखा है, एक विभव दे रखा है। ठीक है, अब देखना इधर, तो इधर देखना, यहां पे हमने एक पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, मान लो V विभव दे रखा है, क्या दे रखा है, V विभव, और ये मान लो Q आवेश है। ठीक है, तो Q आवेश को हम त्वरित करवा रहे हैं एक विभवांतर V की सहायता से, तो ये माइनस की तरफ इधर चला गया और वापस लौट के ऐसे आ गया, तो क्या हुआ, एक अर्धवृत्त इसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक, तो क्या हुआ, आवेश इस विभवांतर के कारण अंदर की तरफ गया और गति करता हुआ वापस बाहर निकला। तो एक अर्ध चक्र के दौरान ये गति कर रहा है, इसको ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, इस विद्युत क्षेत्र की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर लगाया हमने। ठीक है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश जो गति करता है उस समय जो इसको ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उस ऊर्जा का मान क्या होता है, U बराबर Q इंटू वी। इतनी ऊर्जा जो है यहाँ पे इस ऑसिलेटर की सहायता से इसे दी जा रही है, और उस समय एक अर्धवृत्त को कंप्लीट कर लेता है। जैसे ये अर्धवृत्त को कंप्लीट करता है, ठीक है, ये आधे चक्र की बात हो गई, आधे चक्र की बात हो गई। ठीक है, अब ये जब दूसरा चक्र कंप्लीट करेगा, ये पूरा एक कंप्लीट करेगा साइकिल, यहाँ पे वापस बाहर निकल गया, तो उस समय क्या हुआ, अब जो विभवांतर है वो क्या हो गया है, बदल चुका है। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो अब V का मान जो है वो बदल चुका है। हाँ, तो अब देखना इधर, तो जब इसने आवेश ने इस विभवांतर V की उपस्थिति में एक अर्ध चक्र पूरा किया, तब उसको ऊर्जा कितनी मिली, U बराबर QV। जब ये एक अर्धवृत्त और कंप्लीट करता है एक नए विभवांतर में, विभवांतर अब चेंज हो गया, ये माइनस इधर और इधर प्लस हो गया। ठीक है, तो उस समय इसको एक और प्लस Q इंटू वी एक और एनर्जी मिल जाती है। तो अब एक जब पूरा चक्र हो गया, देखो अब ये पूरा एक चक्र हो गया, तो अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पहले से QV थी प्लस अभी यहाँ पे गति करने के लिए एक और QV एनर्जी इसको मिली है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू वी। तो जब इसने एक चक्र पूरा किया तो इसे विद्युत क्षेत्र की सहायता से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, 2QV के बराबर। ठीक है, तो ये एक चक्र के दौरान कुल ऊर्जा हो गई। ऐसे ही जब ये दूसरा चक्र पूरा कर लेगा, ठीक है, तो उसे और 2QV एनर्जी मिलेगी। देखना इधर, तो जब इसने एक साइकिल, जब इसने एक साइकिल पूरा कर लिया तो उसे ऊर्जा कितनी मिली, U बराबर 2QV। ठीक है, जब वो 2 साइकिल पूरा कर लेगा तब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी ऊर्जा हो जाएगी 2QV और ऐड हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा एनर्जी का मान 4QV। ठीक है, उसी प्रकार से जब 3 साइकिल पूरा कर लेगा तब ऊर्जा कितनी हो जाएगी 6QV। ऐसे लगातार एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक चक्र के बाद उसकी ऊर्जा में लगातार जो है वृद्धि होती जा रही है 2QV की। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है
तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी ही उसको गति करवा रही है। मतलब ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 mv², और उसी ऊर्जा से ये आवेश गति कर रहा है। तो हो क्या रहा है, लगातार प्रत्येक चक्र के बाद उसकी ऊर्जा में 2qv की वृद्धि हो रही है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वेग बढ़ गया मतलब क्या हो रहा है, लगातार वो त्वरित हो रहा है, मतलब उसका वेग बढ़ रहा है, वेग उच्च हो रहा है और ऊर्जा भी क्या हो रही है, उच्च हो रही है, और फिर लास्ट में उच्च ऊर्जा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यदि वो n चक्कर अंदर लगाता है, टोटल कितने, n चक्कर अगर लगाता है, तो n साइकिल जो है कंप्लीट करता है, तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, उस टाइम उसकी एनर्जी हो जाएगी n इंटू 2 टाइम्स ऑफ QV। एक चक्र के दौरान प्राप्त ऊर्जा 2qv, तो n चक्र में कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, nqv ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, अब देखना इसके अंदर जो है, ये तो सब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट हो गया और इसका जो है कॉन्सेप्ट हो गया, सिद्धांत वगैरह हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले वगैरह है, वो देख लेना। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है, और वृत्ताकार पथ के लिए यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है चुंबकीय बल के द्वारा प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो है अभिकेंद्रीय बल mv²/r इजिकल टू QVB। ठीक है, तो यहां से हम वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर r का मान निकाल सकते हैं। r इजिकल टू क्या हो जाएगा, mv/qb हो जाएगा, mv/qb। ठीक है, तो r बराबर क्या आ गया, mv/qb। ठीक है, अब देखो हमने अभी देखा था कि प्रत्येक चक्र के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मतलब वेग बढ़ रहा है। और यहां से हमें दिख रहा है m, द्रव्यमान तो कांस्टेंट होगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, v कांस्टेंट लगा रखा है। तो r किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा r का मान बढ़ता जाएगा, और यही हो रहा है, वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखो पहले चक्र में तो ये ऐसा चक्र बन रहा था, दूसरा चक्र जो है उसमें क्या हो गई, त्रिज्या बढ़ गई। देखो पहले चक्र में त्रिज्या इतनी थी r1, दूसरे चक्र में देखो त्रिज्या क्या हो गई r2, फिर तीसरे चक्र में देखो, तीसरे चक्र में जो है ऊर्जा ये जो त्रिज्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो लगातार त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, इसलिए जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला वही रहेगा जो हम आगे निकाल चुके हैं, 2πm/qb। ये इसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। ये जो है आवर्तकाल हो जाएगा, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी म्यू इजिकल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/t होता है। ठीक है, ये हो जाएगा qb/2πm। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स इसके हो गए। उसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। देखना इधर, देखो गतिज ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, मान लो n चक्कर पूरे कर रहा है, कितने चक्कर, n चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश जो है द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 2qv, n टाइम्स ऑफ 2qv, इतनी ऊर्जा प्राप्त करेगा n चक्कर के दौरान। ठीक है, और यही ऊर्जा किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो n टाइम्स ऑफ 2qv है वो किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में, के अंदर गतिज ऊर्जा में बदल गई। या फिर 1/2 mv² इजिकल टू हम लिख सकते हैं 2nqv, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये v विभवांतर है और ये v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, और दूसरी चीज हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, k मैक्सिमम। ठीक है, k मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 mv², v कौन सा, v मैक्सिमम। और v मैक्सिमम कब होगा, पहले चक्र में, दूसरे चक्र में, तीसरे में, किस में होगा,
लास्ट वाले चक्र में, क्योंकि लास्ट वाला चक्र जो होगा उसमें आवेश का वेग बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस टाइम वेलोसिटी जो है उसका मान हम रख देंगे, v का मान यहां से निकालेंगे हम, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, तो क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। ठीक है, और जब लास्ट रेडियस है उसको मान लेते हैं आर नॉट है, क्या है, आर नॉट, तो यहाँ पे हमने आर नॉट लिख दिया, या फिर मान लो आर की जगह हम क्या लिख देते हैं, आर मैक्सिमम। ठीक है, का स्क्वायर, एम वी का मान रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। बस अब क्या करेंगे हम, v की जो r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, सॉरी कुछ नहीं करेंगे, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, एम से एक एम कट जाएगा और क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन एम आ जाएगा। तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन जस्ट इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलेगा, और आगे इसका जहां भी उपयोग करना होगा वहां पे उपयोग हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये था साइक्लोट्रॉन। इसमें हमने पढ़ा कि आवेशित धनावेशित कणों को कैसे त्वरित करवा के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।